गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा खत्म हो गया, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पहुंच गए हैं और अब फिर फोर्थ सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आइए हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं कि गणित शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। कम से कम चैप्टर का नाम बेहतर तरीके से जान लीजिए क्या क्या, चूँकि आप लास्ट सेमेस्टर में है जानते ही हो। प्यारे बच्चों, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में अगर बैक आपका इसी कारणवश लग जा रहा है तो आपका काफ़ी नुकसान होता है। तो इसको देखते हुए हम लोग पहला जो फोर्थ सेमेस्टर का पहला वीडियो है, हम उसके अंतर्गत लगभग पहले सिलेबस को क्लियर कर लेते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत क्या क्या आपका सिलेबस है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस पहले कौन कौन सा टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं गणित शिक्षण के अंतर्गत पहला जो पाठ्यक्रम बनाया गया है वो पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो ये पाठ्यक्रम में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो है करड़ी, करड़ीगत, रास, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन आप जानते हो करड़ी को कब, करड़ी आप जानते ही हो, करड़ी का चिन्ह इस तरीके से होता है। करड़ी को कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कब गुणा किया जाता है करड़ी का, और कब भाग किया जाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे करड़ी किस प्रकार से करड़ी है तो उसको घात के रूप में किस तरीके से लिखा जाता है, या घात में है तो उसको करड़ी के रूप में कैसे बदला जाता है, या कब करड़ी को जोड़ा जाता है, कब करड़ी को घटाया जाता है, या कब करड़ी को गुणा किया जाता है या भाग किया। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इन चिन्हों का उपयोग किस तरीके से हो रहा है और कैसे हम इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं। फिर उसके बाद में आपका दूसरा चैप्टर है जो वो है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल की अवधारणा। प्यारे बच्चों, किसी संख्या का वर्ग, जैसे 4 का वर्ग आप लिखते हो कितना होता, 16, और इसी 16 का वर्गमूल कितना होता, आप लिखते हो 4 गुणे 4 बराबर 4। तो यही कह रहा है कि वर्ग है वर्गमूल में बदला जाता है, वर्गमूल है तो वर्ग में कैसे लिखा जाता है, या इसको घात के रूप में भी कैसे लिख सकते हैं, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, आपका पूर्णांकों का वर्गमूल कैसे निकलता है। फिर ये तो वर्गमूल का चिन्ह है। अब उसके बाद घन, घनमूल का है, किसी संख्या का 3 बार गुणा, जैसे आप कर दीजिए 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 का घन, 2 का घन का मतलब कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। यही आपका कहलाता है किसी संख्या का घन। किसी संख्या का 3 बार गुणा, वही आपका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। आ गया समझ में। फिर इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे घनमूल। घनमूल कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से अगर 3 मूल लिख दिया गया है, यही आपका क्या हो जाता है, घनमूल का चिन्ह हो जाता है। फिर पूर्ण संख्याओं का घन, पूर्णांकों का, उसके बाद में परमेय संख्याओं का कैसे घन निकाला जाता है, घनमूल निकाला जाता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये दूसरा चैप्टर है। ये पहला अगर आपको बेहतर तरीके से आ गया तो ये जान लीजिए आपको कहीं कोई दिक्कत
नहीं है, आप दूसरा चैप्टर भी आसानी से आराम से आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा फोर्थ सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है तो थोड़ा सा ज़रूर मैथ टिपिकल है, लेकिन ये है कि आपके हाई स्कूल के लेवल का कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे हमारे साथ तो आप बेहतर सीख। चलिए उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है वो है किसी संख्या का वर्गमूल। वो चाहे पूर्ण हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे परमेय संख्या हो, किसी का भी वर्गमूल हम इस चैप्टर के अंतर्गत ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद है दशमलव संख्या का वर्गमूल। दशमलव संख्या का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दशमलव संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, बहुत से बच्चों से अगर पूछ लिया जाए 0.4 का वर्गमूल कितना होता है तो तुरंत बच्चे बोल देते हैं 0.2, लेकिन 0.2 नहीं होगा। क्यों? 0.2 का अगर 0.2 में गुणा किया जाएगा तो आपका 0.04 आता है, ना कि 0.4 होता है। तो दशमलव के वर्गमूल में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। दशमलव के पहले अगर है पूर्णांक है, दशमलव के बाद अपूर्णांश है, इसका मतलब भाग आपने दे रहा था, भाग नहीं जा रहा था, आपने दशमलव बढ़ा के भाग आप किए हो, तो 0.4 ये आपका कितना हो जाएगा 40, तो 6 36.6 करके आएगा इस तरीके से। तो आप तब आपका ये जोड़ा कंप्लीट होगा और उसके बाद आप दूसरा जोड़ा निकालेंगे तो दशमलव का जो वर्गमूल है वो आप सावधानी पूर्वक भाग विधि से भी निकाल सकते हो, या इस तरीके से नहीं निकालना चाहते हो, इसमें और भी विधि है। आप दशमलव को हटा के भी भिन्न में करके भी निकाल सकते हो। इस तरीके दशमलव को भिन्न में बदल के, भिन्न को दशमलव में बदल के, कई तरीके से इस चैप्टर के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। और वर्गमूल दशमलव का वर्गमूल इस मेन चैप्टर में है। तो आइए हम लोग अगला 3 चैप्टर के बाद देखते हैं चौथा चैप्टर कौन सा है। चौथा आपका है, चौथा चैप्टर पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। पूर्ण घन संख्या और तथा पूर्ण घन दशमलव का, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण घन किस विधि से? गुणनखंड विधि से, या कोई ऋण हो पूर्ण उसका हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं, या दो पूर्णांकों का है, ऋणात्मक अगर है -343 अगर है तो इसका अगर घनमूल कह दिया जाए, इसका मतलब 3 बार गुणा, कैसे? ऐसे अगर कह दिया जाए 64 -64, इसका कह दिया जाए घनमूल निकालने के लिए। ठीक, तो घनमूल निकालने के लिए आप जानते हो अगर ऋण है तो किसी संख्या का अगर ऋण गुणे ऋण तो ये तो प्लस होगा, लेकिन जब प्लस का फिर माइनस के साथ गुणा करोगे तो ऋण के चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा। तो किसी भी संख्या का घनमूल अगर ऋण में है, वो संख्या है, तो याद रखिएगा उसका जो घनमूल आएगा वो भी आपका ऋणात्मक ही आता है। तो ये चीज़ जरूर आप लोग ध्यान देंगे। फिर इसमें कह रहा है घनमूल निकालने के लिए इसका एक ही तरीका है, आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड करोगे, फिर जिसका जोड़ा कंप्लीट रहता है उसको तो वर्गमूल बोलते हैं, लेकिन जिसकी 3 बार गुणा होगी उसी का घनमूल निकलता है। तो हर चीज़ का ये नहीं कि चाहे जिसका आप पूर्णता घनमूल निकाल लो, पूर्णता घनमूल निकालने के लिए जिसका 3 बार जोड़ा रहेगा इसके अंतर्गत उसी का आप पूर्णता घनमूल निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो पूर्णता घनमूल नहीं निकलेगा। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। दशमलव दिया है, आप क्या करोगे? पहले आप दशमलव को हटाओगे। ठीक, दशमलव हटाने के बाद वो हो जाएगा P/Q के रूप में। फिर आप P का घनमूल गुणनखंड विधि से, Q का घनमूल आप निकाल लेंगे गुणनखंड विधि से, फिर हर से अंश में भाग दे देंगे। आपका दशमलव में चूंकि कह रहा है
पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल, तो जब दशमलव में दिया है संख्या तो आंसर भी आपका दशमलव में आएगा। तो जब आप हर से अंश में भाग दे देंगे तो आपका किस में हो जाएगा, दशमलव में आपका आंसर। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यही अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो चैप्टर है वो है संभावनाओं का दैनिक जीवन में से संबंध। इसमें आपका कोई सिक्का या लूडो का गिट्टक आप उछालते हो, एक सिक्के को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है या तीन सिक्कों को उछाला जाता है, तो हेड और टेल आने की जो संभावनाएं हैं वो कितनी बार होती हैं, ये इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन कराया जाएगा कि हेड कितनी बार आ सकता है, टेल कितनी बार आ सकता है। जैसे आप लूडो जब खेलते हो तो गिट्टक में क्या क्या संभावना बनती है कि एक आएगा कि दो आएगा, तीन आएगा। इस तरीके से इसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ये इस चैप्टर के अंतर्गत कराया जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक आपका है वो है अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, मध्यिका और बहुलक की गणना करना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग एक क्वेश्चन हर साल, चाहे माध्य से समांतर माध्य, सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या सिग्मा एफ एक्स अपान एन। अगर बारंबारता दिया है सिग्मा एफ एक्स अपान एन या एफ हो जाता है तो आप समांतर माध्य अवर्गीकृत आंकड़ों का ही समांतर माध्य है। समांतर माध्य में बहुत तरीके से, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो बहुत विराट नहीं है, संकुचित है, जितना आप में है। मध्यिका है अवर्गीकृत पदों का या पदों की संख्या अगर विषम है तब समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य n प्लस 1/2a पद का मान ये होता है। लेकिन अगर विषम है तब आपका मध्यिका क्या हो जाता है, n/2a पद का मान, 2a पद का मान प्लस n/2a प्लस 1वें पद का मान, अब पूरे के बटे। इस तरीके से समांतर मध्यिका में सिर्फ यही है तो बहुत तरीके से क्वेश्चन, लेकिन या तो बारंबारता दे के आपसे पूछेगा या तो पदों की संख्या अगर आपका सम है या विषम है, इतना ही आपके चैप्टर में है। बहुत विराट जाने की जरूरत नहीं है, जो आपके चैप्टर में वही बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक जो अधिक बार आता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो ये इसके अंतर्गत हम लोग समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक की गणना करेंगे 8वें चैप्टर के अंतर्गत। आइए हम लोग अगला देखते हैं कौन सा चैप्टर है। अगला आपका है त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमिति का मतलब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति दे दिया है, बहुत थोड़ा सा। जैसे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम में आपका समकोण त्रिभुज लगता है ABC, इसमें आपका ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है और ये आपका आधार। तो इसमें आपके 6 हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 अनुपातीय हैं। इन्हीं अनुपात में समकोण त्रिभुज में बताया जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, या ये इस तरीके से, या इसको ऐसे आप L बटे के, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण,
कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, फिर इसी का उल्टा कर दोगे तो कास सेक कोसेक आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अनुपातिक अनुपात में देता है कि कास साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/√2, इस तरीके साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरीके से सब आपका पूछता है कि साइन में क्या होगा, कास में क्या होगा। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग यही अध्ययन करेंगे। बस इतना ही दिया है। या इसमें आपका दो आपका सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये है, या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। इतना ही आपको अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अधिकतर इसी पे आते हैं, आप याद कर लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। जल्द से जल्द आप एक लाइन याद करेंगे, आपका लगभग सब में याद होता चला जाएगा। चलिए अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है लंबवृत्तीय बेलन। आपने पिछली कक्षा में आयत वर्ग त्रिभुज पढ़ा, घन घनाप पढ़ा, सेकंड में थर्ड में सॉरी। उसके बाद में इसमें और उनको साथ लेके इसमें और जोड़ दिया है लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंक। इसे कहते हैं जैसे सिलेंडर आपका, ये आपका क्या है लंबवृत्तीय बेलन है। इसका आयतन क्या होता है πr²h। इसका वर्कपृष्ठ क्या होता है 2πrh। ठीक, 2πrh में πr² कितने दो बार जोड़ दोगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसी का इसमें अध्ययन किया जाएगा। फिर शंक जैसे जोकर की टोपी होता है, इस तरीके से ये आपका शंकु होता है। यहाँ आपका एक ही बार πr² होता है, तो इसका कहता है ये 2 h होते हैं, एक तिरछी ऊंचाई l होता है, एक ये आपका क्या है h है। तो वर्कपृष्ठ πrl होता है। अगर टोपी सिलवाना है तो क्या वो होता है, इसके अंतर्गत अध्ययन कराया जाएगा कि πrl बनेगा। ठीक, πrl में πr² एक बार जोड़ दोगे, चूंकि ऊपर नुकीला होता है तो आपका क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और आयतन इसका होता है 1/3 πr²h। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आयतन, संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का अध्ययन करेंगे। चलिए उसके बाद में अगला दो चैप्टर है दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण में इबारती प्रश्न भी आ सकते हैं, जैसे x + y = 5 या x - y = 3। इस तरीके से दो अज्ञात राशि हैं। इसको कैसे हल किया जाएगा, युगपत समीकरण बनेगा। युगपत समीकरण को आपको कई तरीके से हल करना, 3 तरीके से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तुलनात्मक विधि से। इस चैप्टर की ये चीज अध्ययन कराया जाए। उसके बाद अगला जो है चैप्टर 10वां चैप्टर है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। इस तरीके से होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं ये आप लोग जानते ही हो। समलंब जिसकी क्या होती है, एक आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है समलंब चतुर्भुज। अब उसके बाद में अगला फिर आगे देख लेते हैं और क्या है। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध तथा वृत्त का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ाते चले आए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। फिर इसका परिधि क्या होता है, इस तरीके से वृत्त है,
वृत्त है, विमीय होता है। इसकी परिधि क्या होती है? ये पूरा आपका परिधि है 2πr। ठीक, व्यास है, ये केंद्र है, केंद्र से होकर त्रिज्या आर है, इसी को पूरा मिला दोगे आर, आर क्या होगा 2r, 2r बराबर d, यही क्या है व्यास है और त्रिज्या है, ये दोनों संबंध होता है। और इसी को कह रहा है संबंध क्या होता है और इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है πr² पे रख के। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये अध्ययन, फिर उसके बाद अगला जो है, जो आपका चैप्टर है वो है चतुर्भुज का अर्थ। 4 भुजाएं जिसमें होती हैं जानते ही हो, चतुर्भुज। इसके विकर्ण संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं तथा बाह्य कोण का बोध कराया जाए। चतुर्भुज, उसके बाद इसके विकर्ण क्या होते हैं चतुर्भुज में, संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजा क्या होती हैं, हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन। चलिए, के बाद अगला जो इसमें टॉपिक है, सब मिला के इसमें आपका 15 चैप्टर हैं। उसके बाद 13वां जो चैप्टर है चतुर्भुज के प्रकार। आप वहाँ एक चैप्टर दिया है सिर्फ समलंब चतुर्भुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज के प्रकार में आयत, वर्ग। आप जानते ही हो वर्ग किसे कहते हैं, मैंने फर्स्ट में पढ़ाया, सेकंड में भी पढ़ाया। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, आयत का भी किसे कहते हैं। फिर सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब और इसके प्रगुणों का हम कैसे प्रायोगिक सत्यापन करेंगे। सम चतुर्भुज या ऐसा चतुर्भुज, समलंब का मैंने बताया है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, उसी को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। और समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज में एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 आसन्न या संलग्न भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, सम चतुर्भुज कहा जाता है। इसी का कैसे क्षेत्रफल निकाला जाता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ऐसे आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। ऐसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। वो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद 14वां आपका चैप्टर है चक्रीय चतुर्भुज तथा चक्रीय बिंदु की अवधारणा। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, किसी भी वृत्त जो चतुर्भुज है उसकी जो चारों भुजाएं हों वो क्या हों, किसी एक किस पे हों, वृत्त पे हों, तो वही आपका ABCD, यही आपका क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। किसी वृत्त में चतुर्भुज की चारों भुजाएं किसी एक वृत्त पे हों, उसी को क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। कोण A और कोण C दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इस पे हम सवाल कराएंगे, लगभग एक क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में। फिर लास्ट जो चैप्टर है, आइए हम लोग देखते हैं। लास्ट चैप्टर है आपका वर्ग समीकरण। ये है वर्ग समीकरण x² बराबर k, x² बराबर k वाले समीकरण का हल। इसका मतलब ये हुआ x² बराबर k वाले, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 त्रिपदीय है। अब इसका हम लोग गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसको तोड़ते हैं 2 टुकड़ों में, फिर उसका अगर गुणा किया जाता है, गुणनखंड करते हैं, तब ये पद फिर क्लियर हो जाता है। तो पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया जाएगा कि गुणनखंड विधि से किया जाएगा, ये इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन
करते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ये 4th सेमेस्टर गणित शिक्षण के का सिलेबस था। सिलेबस जानने के बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक चैप्टर का आपको अध्ययन कराऊंगा और आशा करता हूं कि लगभग सब क्वेश्चन आपका मिल जाए परीक्षाओं में, आप बेहतर अंक से पास हो। थैंक यू।